नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज आपकी बात और मैं हूं आपके साथ जीवाराम चौधरी। पंचायत की पंचायती कार्यक्रम के तहत आज हम आए हैं सोजत पंचायत समिति की झुपेलाव ग्राम पंचायत में। यहां के सरपंच हैं योगेंद्र सिंह कुंपावत। पंचायत में हुए विकास कार्यों को लेकर और राजनीतिक बातों को लेकर आज हम उनके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो सरपंच साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत जीवाराम जी, धन्यवाद आपका। और आपके इस कार्यक्रम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने गांव-गांव घूमकर, हर ग्राम पंचायत में घूमकर इस विकास कार्य को, जनता के जो कार्य थे उनको लेकर सरपंचों ने जो कार्य किए हैं उन कार्य को जनता तक पहुंचाना, और जो नए सरपंच आने वाले हैं उनको उस बारे में जानकारी मिले कि भाई कैसे विकास होते हैं, कैसे सरपंच अपनी लगन से इस ग्राम को आगे बढ़ा सकता है। इसके लिए आपके चैनल स्टार न्यूज और जीवाराम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब, आप पहली बार सरपंच बने, उससे पहले आपका फैमिली बैकग्राउंड या बिजनेस अपॉइंटमेंट क्या था? जीवाराम जी, मेरे पिताजी चाड़वास ग्राम पंचायत में पहले वार्ड पंच थे, उस समय वो उप सरपंच रहे, और उसके अगले टर्म ने उनको सब लोगों ने मिलकर, पांचों गांव वालों ने मिलकर उनको सरपंच बनाया। उस समय उनका वो टर्म लगभग 7 साल या 8 साल रहा था। उसके बाद मेरे पिताजी निर्विरोध पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा, जिसमें वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 700 से ज्यादा वोटों से विजयी रहे। और मेरे जो बड़े भाई साहब हैं वो पंचायती राज शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष में अब हैं, और ब्लॉक स्तर पर वो लगातार 13 साल से अधिक निर्विरोध अध्यक्ष रहे सोज ब्लॉक के। तो सारा बैकग्राउंड मेरा राजनीतिक है, और उसी से प्रेरित होकर सब लोगों ने मुझे सरपंच बनाया। और ये सारी जानकारी जो पंचायती राज की थी वो मुझे थी पहले से। अच्छा, आपका एक फैमिली बैकग्राउंड था और उसके आधार पे आपने ये पंचायती राज में चुनाव लड़ा और आप सरपंच बन गए। मन के अंदर एक कौन सा कार्य था इस ग्राम पंचायत को लेकर कि भाई ये कार्य हमें सबसे पहले कराना, इस ग्राम पंचायत में इस कार्य की सख्त जरूरत है? जीवाराम जी, आपको बताना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत में सारे कार्य प्राथमिकी होते हैं, और एक सरपंच हमेशा उस ग्राम पंचायत का पूरा सर्वांगीण विकास करने के लिए मेहनत करता रहता है। फिर भी अनेकों कार्य है जो मैंने प्राथमिकता से करवाए हैं, और लगभग हर डिपार्टमेंट में मैंने कार्य करवाए हैं। अगर आप सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा काम का पूछेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में मैंने चारों गांव के 3 स्कूलों को क्रमोन्नत कराया है। 5 खुर्द की स्कूल जो 5वीं थी उसको 8वीं करवाई, शिवनगर की स्कूल जो 5वीं थी उसको मैंने 8वीं करवाई, 5 कला में जो स्कूल 10वीं थी वो बजट घोषणा पत्र में 12वीं हो गई। तो 4 में से 3 स्कूल मैंने क्रमोन्नत करवाई, और चारों स्कूलों में 3 स्कूलों में मैंने पूरी छत की टुकड़ियां कराई। मतलब सारी छत, जो ऐसे काम है जो हर आदमी देख नहीं पाता है, पर 3 गांवों की 3 स्कूलों में पूरी टुकड़ी है वो मैंने करवाई है। मेरा सोचने का विचार ये था कि अगर उसको छत को रिपेयर किया जाए तो बिल्डिंग सुरक्षित रहेगी, रंग रोगन सही रहेगा, और हमेशा के लिए आगे उसका जीवन आगे बढ़ेगा। शिक्षा के बारे में और बताऊं आपको कि मैंने 4 में से 2 स्कूलों में 3 शेड बनाए जो बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी है और बच्चों के बहुत काम आते हैं। 4 में से 3 स्कूलों में टाके बनवाए, और स्कूलों के मरम्मत रख रखाव के लिए हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ। फिर भी अन्य विभागों की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग से मैंने हॉस्पिटल जो मेरे जुबड़ाव में है उप स्वास्थ्य केंद्र, जहाँ पे पहले एएनएम नहीं बैठती थी, मैंने सबसे पहले वहाँ एएनएम की व्यवस्था करवाई जो स्थायी रूप से और परमानेंट रहती है। और हॉस्पिटल में पहली बार जब एएनएम आए तो टाका भी नहीं था पानी का। सबसे पहले मैंने वहाँ टाका बनवाया। फिर हॉस्पिटल की जो आसपास जो घास फूस हो जाते थे तो मैंने उसमें ब्लॉक सीसी करवाई, और जो हॉस्पिटल की दीवारें छोटी थी उसको मैंने ऊपर उठाया। और हॉस्पिटल में भी मैंने जीवाराम जी बताना चाहूंगा टुकड़ी करवाई, उल्टी छतें करवाई, जो दरवाजे डैमेज थे वो मैंने नए करवाए, और हॉस्पिटल में एक हॉल बनाया नया। और हॉस्पिटल का जो मुख्य द्वार है वो मेरे पिताश्री गंगा सिंह जी की स्मृति में मैंने नया, मेरे परिवार वालों ने
लगभग 1.5-2 लाख रुपए खर्च करके हमने वो नया प्रवेश द्वार बनवाया। जी ऐसे स्वास्थ्य के बारे में मैं ज़्यादा ही ध्यान रखता हूँ, जी तो हॉस्पिटल का पूरा कार्यक्रम मैंने करवाया था। जी अब आप बात करेंगे बिजली विभाग की, जी तो बिजली से संबंधित मैं आपको जीवानंद जी बताऊंगा। पहले हमारे 4 ही गांव में 5 डीपी पे गांव थे। अच्छा 5 कल्ला 1 डीपी पे था, 5 खुर्द 1 डीपी पे था, जुपला में जरूर 2 डीपियाँ थी जी और शिवनगर 1 डीपी पे था। मैंने 5 कल्ला में 2 एक्स्ट्रा डीपी, मतलब 1 पहले थी जी और 2 और लगवाई, मतलब 3 डीपियाँ वहाँ अब काम कर रही है। मैं जब बना उसमें लोग आते थे कि वोल्टेज की बहुत समस्या है जी और उस गांव में वेल्डिंग वाले भी हैं और दूसरे काम भी होते हैं, जी तो मैंने वहाँ 2 एक्स्ट्रा डीपियाँ लगाई। अच्छा 5 खुद जो 70 सालों से 1 डीपी पे काम चल रहा था, जी उनकी वोल्टेज की बहुत ज्यादा भारी समस्या थी, तो उसको मैंने एक नई डीपी लगा के उस वोल्टेज की समस्या को खत्म किया। जी शिवनगर में एक नई डीपी मैंने सैंक्शन करवा दी, वो 4 दिन में लग जाएगी। और जुबिला में जो सबसे पीछे देवासियों के पास जो रहता है, वो डीपी से बहुत दूर था, उसके लिए एक नई डीपी मैंने लगवा कर उनके वोल्टेज की समस्या खत्म करवाई। उसके अलावा जीवाराम बताऊंगा मैं कि ग्राम पंचायत में लगभग नए मैंने मरम्मत के और जो झूलते तारों की समस्याओं को लेकर लगभग 100 से ज्यादा नए पोल लगवा दिए। ठीक है ना। उसके अलावा एक नया जियो लगाने की कोशिश है और वो बहुत जल्दी लग जाए। तो बिजली की समस्याओं को आप बताऊंगा, मैंने काफी काम करवाया और सारी जनता इस बात को जानती है। जीवाराम जी बताना चाहूंगा मैं आपको पानी के बारे में। जी हर घर जल योजना मोदी जी ने बनाई नहीं लाई है, तो हर घर जल योजना में लगभग मेरी ग्राम पंचायत में 1 साल से पानी लगातार सुचारू रूप से आ रहा है। जी कुछ गांव है घर ऐसे रह गए, एक 5 खुद में सारे घरों में आता है, जो जहाँ पर मैंने घर घर जाके सर्वे किया है और उनको पानी आ रहा, ठीक है। 1-2 कोई रह गए होगा तो वो मैं करवा दूंगा। उसके बीच बाद में जो 3 गांव रह गए उसमें 10 से 12 कनेक्शन या 2-4 कनेक्शन हर गांव में ऐसे हैं जहाँ नहीं आ रहा, तो मैं लगातार प्रयास करके वहाँ उनको सुचारू रूप से पानी पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा और हो जाएगा। अच्छा मैं आपको जीवाराम जी अलॉटमेंट के बारे में बात करता हूँ। मैंने 4 में से 3 स्कूलों में नए अलॉटमेंट करवाए। अच्छा शिवनगर स्कूल जो गौचर भूमि में चल रही थी 70 साल हो रहे, तो उस स्कूल में मैंने नया स्कूल के नाम से अलॉटमेंट करवा दिया। बहुत मेहनत लगी। 5 खुर्द जो स्कूल है वो अभी भी अगोर भूमि में चल रही है, तो अगोर भूमि में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके अनुसार मैं अगोर भूमि में अलॉटमेंट तो नहीं करवा पाया। उसके पास जो जमीन पड़ी थी 6 बीघा, उसको मैंने स्कूल के नाम से करवाई। अच्छा जुपिला स्कूल में एक नया खेल मैदान मैंने अलॉटमेंट करवाया और उस खेल मैदान को मैंने विकसित करके पूरा ट्रैक वगैरह सारा टीन शेड लगा के और वो सारा स्कूल में करवाया। अब आपको बताऊं आवंटन में मैंने 5 कला में पशु चिकित्सालय जो उसकी जमीन नहीं थी, वो एक सुतार है उनके से उन्होंने दान दी और स्कूल पशु चिकित्सालय के लिए अलॉटमेंट करवाई और पशु चिकित्सालय का वित्तीय स्वीकृति भी मैंने जारी करवा दी है। 15 लाख की वित्तीय स्वीकृति है, बहुत जल्दी वो हॉस्पिटल बन के तैयार हो जाएगा। उसके अलावा मैंने 2 सार्वजनिक शमशान भूमियां, एक जुबेला में और एक 5 कल्ला में, वो मैंने नए अलॉटमेंट कराए, पहले भी थी और नए अलॉटमेंट कराए। एक 5 खुर्द में बहुत बड़ी समस्या थी, जो रास्ता सोबड़ावास की तरफ जाता था, कई वर्षों से मांग थी, मैं भी सुन रहा था, उसको मैंने मेहनत करके सोबड़ावास मार्ग को अलॉटमेंट करवा दिया और उस पर नरेगा के लिए सैंक्शन भी करवा दी। बहुत जल्दी उस पर काम चालू हो जाएगा। नई जीवाराम बता दूंगा, नई सोसाइटी सहकारी समिति जो हमारे चाड़वास में लगती थी, अब हम लोगों ने प्रयास करके जुबड़ा में नई सोसाइटी बनवा दी और उसका काम भी सुचारू रूप से चालू हो गया। जीवाराम जी जुबड़ा ग्राम पंचायत का पोस्ट ऑफिस चाड़वास लगता था, वो पोस्ट ऑफिस अब जुबड़ा में मैंने करवा दिया है। वही 2 BMC 2 कर्मचारी यहाँ जुबड़ा में बैठते। पाली जिला में 6 डाकघर कर्मोन्नत हुए थे, नहीं नए बने थे, उसमें से जुबड़ा भी एक नया डाकघर करवाया। उसके अलावा सड़कों की बात करूं जीवाराम जी, तो सड़कों पे नया गांव मोड़ से 5 कल्ला तक नई MLA साहब के सहयोग से वो मरम्मत हुई उस रोड की और नई बनी। और जो 5 कल्ला का बस स्टैंड है,
आप भी देखते होंगे, सारे लोग देखते होंगे, वहाँ पर पानी भरा रहता था। वो पूरा बस स्टैंड मैंने नया सीसी करवा के आज स्वच्छ और अच्छा बस स्टैंड है, वहाँ पर अच्छा बाजार भी लगता है। जी। जुपिलाव से गागुड़ा तक जो सड़क टूट गई थी, उसको एमएलए साहब ने हमें 1.5 करोड़ रुपए दिए और वो नई बन के तैयार हो गई। अब जुपिलाव से शिवपुरा जाने के लिए जो महादेवा तक 3 किलोमीटर सड़क थी, उसकी हमारे यहाँ पे 15 साल से मांग थी। ये हमारे ग्रामवासी को भाई ये हमारे सीधा हो जाए तो हम जिला लेवल पे भी, जिला पे पाली भी जा सकते हैं और शिवपुरा भी जा सकते हैं थाने तक। तो वो 1 करोड़ रुपए की सड़क बनकर स्वीकृत हो गई और का काम चालू हो गया। बहुत जल्दी वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो सड़कों से लेकर, बिजली से लेकर, पानी से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, चिकित्सा से लेकर, हर तरह के मैंने अलॉटमेंट से लेकर हर तरह के कार्य करवाने की कोशिश की जीवाराम जी। और जब तक मैं इस पद पे हूँ 2-4 महीने, मेरी और भी ये इच्छा रहेगी, जो भी बाकी जो काम रहे वो बहुत जल्दी करवा दूंगा। अच्छा सरपंच साहब, आपने विकास कार्यों की एक तरह से जड़ी लगा दी, तो इन कार्यों को करवाते समय आप चाहे तो मान ले विपक्ष से या राजनीतिक कोई मतलब विरोध से भी अड़चनें तो काफ़ी सारी आई होगी, तो फिर आपने उन अड़चनों का सामना कैसे किया? जीवाराम जी बता दूं कि अड़चनें तो काम में आएगी। अगर काम करेंगे तो अड़चनें आएंगी, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं आएगी। उन अड़चनों को निपटने का एक सीधा सा तरीका है कि जनता ने और सरकार ने हमें पावर दिया है। जो सरपंच पद में और सील में जो पावर है वो दूसरी चीज में नहीं है। तो उस पावर का प्रयोग किया मैंने और जनता के हित में, और हमेशा हौसले से जनता को फायदा दिलाने के लिए मैं हमेशा काम किया और उसमें मुझे संघर्ष भी करना पड़ा। कोई बात नहीं, संघर्ष तो जीवन में होता रहता है, पर मैंने उस पर विजय प्राप्त की और उन अड़चनों से आगे बढ़ा। अच्छा, आपके पिताजी स्वर्गीय गंगा सिंह जी कुंपावत, वो भी पूर्व सरपंच रह चुके हैं और पंचायत समिति सदस्य रह चुके हैं, तो आपको एक राजनीति मान के चले तो विरासत में मिली है, तो उनकी क्या सीख थी और उनसे आपको राजनीतिक जीवन से क्या प्रेरणा मिली? मेरे पिताजी हमेशा गरीब और जनता को भगवान का रूप मानकर उनकी सेवा करते थे और उन्होंने हमेशा यही सिखाया कि बेटा, जो जनता है या जो अपने परिवार के सदस्य हैं, अपने ग्राम पंचायत आसपास सदस्य हैं, वो सब अपने परिवार के सदस्य हैं और इनमें ईश्वर का रूप देखना हमेशा। और मैंने यही मानकर, उनकी ये सीख मानकर हमेशा हर छोटे बड़े युवा महिला हमेशा उसको मैंने ईश्वर का रूप माना है और हमेशा उसकी सेवा करने की मैंने कोशिश की। और पिताजी की जो सीख थी वो हमेशा मेरे जीवन में हमेशा साथ चलेगी और उसके पथ पर मैं हमेशा चलता रहूँगा। अच्छा सरपंच साहब, विकास के कार्य तो अभी आपने बहुत सारे बताए हैं, तो ऐसे कौन से कार्य हैं जो अभी भी करवाने की आपके मन में एक टशक है कि ये कार्य हमारे पंचायत में हो जाए तो और भी आपके कार्यकाल को 4 चांद लग जाए? जीवाराम जी, एक तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में बताऊंगा। मेरी ग्राम पंचायत में एक अच्छी मैं हाईटेक लाइब्रेरी बनाना चाहता हूँ, जिसमें बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो उसमें तैयारी कर सके और एक जैसे एक कल्चर होता है एक जगह इकट्ठा होकर शांति से वो पढ़ सके। तो वो मेरी मन में इच्छा है कि मैं एक लाइब्रेरी बनवाऊंगा और जिस तरीके से मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ तो अगले 3 साल उनका राज है, तो मैं ये मानता हूँ कि मैं वो लाइब्रेरी करवा दूंगा। एक ये जो हमारा गांव झुपेड़ा है उसके चारों तरफ नदी और नाले हैं। बारिश होती है, पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो ये हमारा गांव गिर जाता है जब बारिश ज़्यादा आती है। तो मेरी इच्छा है, वैसे भी प्रस्ताव भी दे रखा है मैंने, जानता हूँ कि वो होगा, एक बड़ा पुलिया बनाने की विचार है। बोले ज़्यादा बारिश भी हो, कितनी भी नदी आए, तो एक रास्ता ऐसा खुला रहे कि हम हॉस्पिटल तक या बाजार तक या कहीं ऐसी जगह जहाँ हम जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं और दूसरे से हमारा संपर्क नहीं कटे। तो ये भी मेरी इच्छा रहेगी कि वो पुलिया बन के तैयार हो जाए। एक 5वां कला में जो मैंने वहाँ नाली भी बनाई है, पर वो वहाँ थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो वहाँ एक सीवरेज लाइन की मेरी इच्छा है। सीवरेज लाइन निकल जाए तो वहाँ एकदम साफ सफाई रहे। और जहाँ तक मैं जानता हूँ जो इच्छाएं हैं, एक 2 स्कूल रह गए जहाँ 3 शेड नहीं बना पाया मैं, 2 में बना दिए मैंने। एक शिवनगर में, उनका प्रस्ताव भी मैंने सांसद मऊ को दे रखा है और वो बहुत जल्दी स्वीकृत होगा। और एक 5 खुर्द में जो स्कूल है बहुत अच्छी बना रखी है और अच्छे वृक्षारोपण है, तो वहाँ 3 शेड में बनाने की इच्छा रखता हूँ। और ये मैं मानता हूँ और मेरी दिल में ऐसा विश्वास है ये सारे काम
मैं कार्यकाल में रहने से पहले या लगभग ये सरकार रहेगी, मैं ये सारे काम करवा दूंगा। अच्छा सरपंच साहब, अभी आपने पुल की चर्चा की, तेज बारिश की चर्चा की। एक जुपलाव से पांचवा होते हुए जोधपुर जाने का ये मुख्य मार्ग है। यहाँ पर सरदार सम्मत बांध के ओवरफ्लो का पानी यहाँ सड़क तक टच होता है, मतलब पानी भर जाता है, जिससे पुल पर आवागमन में दिक्कत होती है। और यहाँ पिछले 2 सालों में लगातार हादसे भी हुए हैं। पिछले साल भी एक शिक्षक की कार डूब गई थी, और इस बार भी अपने पूर्व जिला प्रमुख रह चुके कांग्रेस के चुनीलाल जी, उनकी भी कार डूब गई थी, वो भी बाल बाल बचे थे। तो और बारिश का पानी मतलब यहाँ पे भर जाने के कारण ये रास्ता लगभग बंद हो जाता है। तो इसको लेकर आप क्या मतलब समाधान करना चाहते हैं यहाँ पर? जीवाराम, मैं इसी पुल की बात कर रहा हूँ, जिस पुल पे ईरसी जी मार साहब की वो दुर्घटना बची थी और चुनीलाल जी को उसमें गाड़ी बह गई थी। मैं उसी पुल की बात कर रहा था कि उस पुल पे मैं बड़ा पुलिया बनाना चाहता हूँ। रपड़ तो वैसे है, और मैंने एक 2-3 पाइप डालने की व्यवस्था कर रखी। आप आए तो रास्ते पे पड़े होंगे वो पाइप। मैं ये चाहता था, पाइप इसलिए नहीं लगे कि बारिश वापिस भी आ गई, पर मैं ये चाहता हूँ वहाँ पे एक बड़ा पुलिया बन जाए। तो चारों गांव और मेरा गांव तो स्पेशली जुगड़ा, जो यहाँ से पीड़ित रहता है, और आने वाले अनजान लोग जिनको ये मालूम ही नहीं रहता कि यहाँ इतना बड़ा है, तो मैंने वो प्रस्ताव मेरे बड़े नेताओं को दे रखा, और मैं भी उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। तो वो पुलिया मैं ये मानता हूँ कि बहुत जल्दी वो स्वीकृत हो जाएगा और उससे हमें निजात मिलेगी। सरपंच साहब, अक्सर पंचायत कार्यों में लोग विधायक से, सांसद से, प्रधान से, या मतलब सरकारी फंड होता है पंचायत से, उससे पैसा खर्च करते हैं। आपने सबसे ज्यादा पैसा किस फंड से खर्च किया आपकी पंचायत में, और लगभग कितना किया होगा? जीवाराम जी, मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा हमारे ऊपर शोभा जी चौहान एमएलए साहब की मेहरबानी रही। तो उनके सहयोग से हमें करोड़ से बाहर लगभग 1.25 करोड़ रुपए हमें प्राप्त हुए, जिससे खूब सारे विकास हुए। आपको बता दूं, पांचा खुर्द में आप जाओगे तो एक सामुदायिक हमने 3 शेड बनवाया है, जो दोनों मंदिरों के बीच में है, और ऐसी जगह है जहाँ पे हर साल लाखों रुपए बचते हैं। शादी, विवाह, मौत, मृतक, हर जो फंक्शन होता है उनके लिए जो टेंट की सुविधा होती है वो उसके पैसे नहीं लगते हैं। तो उनके सहयोग से अच्छा बना है। शिवनगर में ऐसा एक 3 शेड सामुदायिक भवन बना है, जो भी ये पैसे की बचत हर बार होती है। और हमारे गांव में एक 3 शेड जो गायों के लिए हमने बनवाया है, वो जीवाराम जी बता दूं, अपने एरिया में इतना बड़ा नहीं होगा, कहीं 100 बाई 130 का, लगभग 13,000 स्क्वायर फीट का वो गायों के लिए 3 शेड है। उसमें भी शोभा जी का बहुत हमारा सहयोग रहा, और उस 3 शेड में हमने फॉक्स लाइटें भी लगवा दी और पंखे भी लगवाते। मेरा ये प्रयास रहेगा कि उसके नीचे जो शीशी बनानी है वो बनवाएंगे, और शोभा जी से, एमएलए साहब से मैं कहूँगा तो वो हमारी बहुत जल्दी बन जाएगी। तो ऑल ओवर बताऊँ तो शोभा जी ने हमारे ऊपर मेहरबानी रखी और उनका सहयोग रहा कि इस ग्राम पंचायत विकास में, उसको उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके अलावा जीवाराम जी, प्रधान साहब ने हमें लगभग 1 करोड़ से बाहर पैसे दिए हैं, और जब भी मैंने प्रधान साहब से मांगे हैं उन्होंने, मैं आपको जीवाराम जी एक बात बताना चाहता हूँ कि प्रधान साहब ने एक बार हमारे चौकीदारों के पास, मैंने आगे शीशी बढ़ा दी और पीछे पानी भर गया। मैं प्रधान साहब से कहा, प्रधान साहब ये समस्या हमारे चौकीदारों के पास बहुत ज्यादा आ रही है, और उससे हम पीड़ित भी रहे 2-4 महीने। तो प्रधान साहब तेजाराम जी ने मेरे सामने पंचायत समिति में कहा कि दूसरा कोई काम जब तक ये जुबलाव की शीशी नहीं आप स्वीकृत करोगे या इनके कागज ओके नहीं करोगे, तो मैं दूसरा काम पे साइन नहीं करूंगा। उसका इतना जिद देखकर मैं बहुत खुश हुआ कि मेरी ग्राम पंचायत और मेरे जो लोगों के विकास के लिए प्रधान साहब ने पैसे भी दिए, और उन कठिन परिस्थितियों में जब हमारे पास फंड कम था या जो हम नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने जिद करके वो काम करवाया और बहुत अच्छा काम हो गया। उसके अलावा मैं जीवाराम जी बता दूं, हमें प्रमुख साहब ने लगभग 25-30 लाख के आसपास दिए हैं। हमारे गांव में मेघवाड़ों के पास में जो शीशी है उनमें 10 लाख दिए, बहुत अच्छी शीशी बन गई है। और वो जो कई सालों से नहीं हो पाया, वो प्रमुख साहब के सहयोग से हुआ है। 5 खुर्द के स्कूल में उन्होंने एक सभा भवन दिया है, नहीं सभा भवन नहीं, ये स्कूल में कक्षा कक्ष, उसके कक्षा कक्ष की कमी थी। वहाँ 5 खुर्द के स्कूल में स्ट्रेंथ अच्छी है और कक्षाएं रूम कम थे, और हमारी वो 5वीं से 8वीं भी होगी तो स्ट्रेंथ और बढ़ गई। उन्होंने कक्षा कक्ष दिया वहाँ पे, और 5 कला में, जहाँ मैं अभी सीवरेज की बात कर रहा हूँ, वहाँ एक नाली दी उन्होंने 5 लाख की, लगभग 30 लाख के आसपास प्रमुख साहब ने भी दिए।
पीपी साहब सांसद मोहन ने थोड़े कम दिए, फिर भी उन्होंने दिए। हमारे स्कूल जो टीन शेड है वो सांसद महोदय के अनुशंसा से हुआ है। और वो टीन शेड आपने जब हमारे खेल प्रतियोगिताएं थी, अब जब ये बारिश के समय 15 अगस्त होती है, खूब काम आता है। और उसके अलावा एक हमारे स्कूल में एक कक्ष दिया उन्होंने, और उनसे एक जुपिला से बलियारा मार्ग की प्रस्ताव भेज रखा है, वो कह रहे हैं बहुत जल्दी हो जाए। उसके अलावा एक शिवनगर टीन शेड सांसद को बोल रखा है और ये महीने भर में वो स्वीकृत हो जाएगा। तो जीवाराम बताऊंगा कि हम बीजेपी से संबंधित हैं और उनके पार्टी में रहे हैं, तो हमें अच्छा सहयोग मिला और उनके सहयोग से ये सारे जो कार्य मैं गिना रहा हूँ वो संभव हो पाया। अकेले ग्राम पंचायत में इतना फंड आता भी नहीं है, और आता भी है तो बहुत जरूरी कार्य है वो उसमें खर्च हो जाता है। तो इन सब का एमएलए साहब का, प्रधान साहब का, प्रमुख साहब का और सांसद महोदय का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमारे ग्राम पंचायत विकास में आपने बहुत अच्छा सहयोग दिया। अच्छा सरपंच साहब, आप तो शिक्षित भी है, युवा भी है, तो सरपंच रहते हुए आपने कभी ये अनुभव किया कि सरकार हमें या तो एक प्रशासनिक या वित्तीय शक्ति और ऐसी कोई है जो आपको मतलब सरपंचों को और दे दे जिससे वो और उनका काम बेहतर और आसान हो जाए? ऐसी कोई प्रशासनिक या वित्तीय शक्ति मतलब स्वीकृति आप सरकार से चाहते हैं कि सरपंचों को और मिलनी चाहिए? जीवाराम जी, ये मेरे दिल की बात आपने कही है। हमारा सीधा कंट्रोल नियंत्रण सिर्फ पंचायती राज पे रहता है। हमारे ग्राम सेवक है या जो एलडीसी है वो हमारे नियंत्रण में रहते हैं। उसके अलावा पहले जब पुराने समय की बात, जब पंचायती राज चालू हुआ उस समय सारे विभाग सरपंच के अधीन रहते थे। आज राजस्व से लेकर दूसरे कृषि लेकर कोई विभाग सरपंच के सीधा अधीन में नहीं है। हाँ, जरूर सरपंच की अनुशंसा चलती है, सरपंच जो कहता है, सीधा नियंत्रण नहीं होने से थोड़ा काम में अड़चन भी आती है। और नियंत्रण जब वो सरपंच की बात कम सुन के अपने उच्च अधिकारियों की बात ज्यादा सुनने की ध्यान रहे। तो मैं ये सरकार से चाहूंगा कि सरपंच को ये पावर रहे कि उनके जो अधीनस्थ कार्य, जो ग्राम पंचायत से जितने भी 25 या 30 जो विभाग है, उनके जो भी कार्य अधिकारी हैं वो सरपंच के नियंत्रण में रहते, ताकि सरपंच अच्छी तरह से और सही सूझबूझ से अच्छा विकास करवा सकते हैं। नहीं तो अगर आप सीधा ही उच्च अधिकारियों का नियंत्रण रहेंगे और सरपंच को उतनी नहीं रहेगा, जैसे पंचायती राज के अधिकारी हमारे नियंत्रण में है, हमारे साइन से उनको तनख्वाह मिलती है, तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। जिससे क्योंकि ग्राम पंचायत सरपंच सर्वे सर्वा है, और उसके अलावा सरपंच ही है जो इनके ग्राम की हित की और ग्राम पंचायत हित की और हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहता है। तो उसे नियंत्रण ये पावर होने चाहिए। और मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि सरपंचों के पावर और बढ़ाए जाए। और वित्तीय में समस्या आती है, हमारे एसएफसी को एफएफसी के पैसे आते हैं, वो भी जैसे तरीका बना रखा है इस तरीके से नहीं आते हैं। आज के 6 महीने बाद, 12 महीने बाद कई बार आते ही नहीं है। तो वित्तीय समस्या भी हमें बहुत जूझना पड़ता है। ये तो एमएलए एमपी से हम फंड से ले आते हैं तो ये हमारा काम चलता है, नहीं तो फिर हमारे आवश्यक कार्य भी अगर कई बार ऐसे होते हैं वो फंड के अभाव में पड़े रहते हैं। और जनता ये समझती है कि सरपंच सर्वे सर्वाए, पर सरपंच के पास अगर वित्तीय पावर या पैसे नहीं है तो फिर वो काम करवा नहीं पाएगा, और एडवांस कराने की कोशिश करेगा तो फिर वो पैसे भी उस ठेकेदार को नहीं दे पाएंगे। तो सरकार को ये 2 चीजें मांगे मैं जरूर करूंगा कि ये सारे जो ग्राम और ग्राम पंचायत समिति अधिकारी है वो सरपंच के अधीन रहे, और वित्तीय पावर है वो सरपंच को ज्यादा दिए जाए, जिससे हर छोटी समस्या, जब जीवाराम जी बताऊंगा, यहाँ से बाहर जाते ही आपको एक दो का हमारे सीसी नहीं है, हमारे फलाना नहीं है, वो चीज नहीं है, तो मांग तो आती रहती है। और वित्तीय हमारे पास व्यवस्था नहीं होगी तो वो नहीं करवा पाएंगे। तो ये वित्तीय और ये प्रशासनिक अधिकारी और ये कर्मचारी पर नियंत्रण, ये 2 मांगे मैं रखूंगा सरकार से। सरपंचों को और अधिकार दिए जाए, जिनसे जनता से सीधे जुड़े हुए लोग हैं सरपंच, तो उनका ज्यादा फायदा और सही सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चल सके। अच्छा सरपंच साहब, सरपंच का कार्यकाल 5 साल का होता है, और आपका जो मतलब कार्यकाल है और आपके समथिंग जो सरपंच है, आप एक भाग्यशाली भी मान के चल रहे हैं कि आपको लगभग 6.5 साल का कार्यकाल मिल रहा है। अभी हाल फिलहाल 2-3 महीने तक चुनाव होंगे नहीं, और 1 साल से ऊपर लगभग हो गया है, तो आपको ये 1.5 साल प्रशासक के रूप में मिला और 5 साल सरपंच के। तो ये जो एक्स्ट्रा समय मिला है ये एक अच्छी बात है, और भी मिलना चाहिए या मतलब सरकार को तुरंत चुनाव करा देना चाहिए? जीवाराम जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो अतिरिक्त समय की आप बात कर रहे हैं
वो अतिरिक्त नहीं होकर जो कोरोना काल में हमें 2 साल तक हमें न तो वित्तीय सहायताएं मिली, वित्तीय पैसे आए, और हमारे 1.5 साल जनता की सेवा में, और कोरोना में कभी तो क्वारंटीन करो, कभी उनको राशन पहुंचाओ, और कभी बैरिकेड लगा के रास्ता बंद करो, ये सारी व्यवस्थाओं हमें निकल गए, तो हम विकास कार्य उतने नहीं करवा पाए। फिर भी जो 1.5 साल निकला है और 2-3 महीने नहीं होंगे इलेक्शन, तो ये जरूर है कि समय बड़ा है, तो आप कहते हो तो मैं मानता हूँ भाग्यशाली है, पर इसमें भी जीवाराम जी एक पेच ये है कि जब सरपंच को पैसे, वित्तीय स्वीकृति या पैसे नहीं मिलेंगे, सरपंच विकास कार्य करवा नहीं पाएगा, तो फिर समय ज़्यादा मिलने का कोई विशेष फायदा उनको नहीं मिलेगा। समय के साथ साथ पैसे भी मिले तो वो विकास करवाए और जनता को सीधा फायदा भी मिले और सरपंच को भी काम करने का थोड़ा मजा आए। तो समय तो एक अतिरिक्त मिला, अपन पैसे अतिरिक्त इतने नहीं मिले, तो वो ज़्यादा फायदा तो नहीं है। फिर भी हम जनता से जुड़े हुए हैं, जनता की सेवा करने का हमें मौका मिल रहा है, तो मैं अपना आपको भाग्यशाली मानूंगा। और जो भी हमारे साथी हैं वो अगर 1.5 साल ज़्यादा रहे तो हमें भाग्यशाली है कि जनता हमारे सीधे संपर्क में है और हम उनकी सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। अच्छा, आने वाले पंचायती राज चुनावों में मान लीजिए आप जिस पद पे बैठे हैं और उसी पद के लिए जनता आपको वापस कह दे, तो क्या मैं ये सोचता हूँ कि योगेंद्र सिंह आने वाले विधानसभा चुनाव में एक सरपंच प्रत्याशी होंगे? जीवाराम जी, जो मेरे को जिम्मेदारी गांव में इकट्ठा होकर एक पिछले 2020 में 1 महीने पहले दी थी, सारे गांव वालों ने इकट्ठा होकर मुझे माला पहनाकर 1 महीने पहले घोषणा की थी और मेरा पूरा सहयोग रखा। इस गांव से मुझे 950 से 750 800 के आसपास वोट मिले और चारों गाँव के जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं उनका आभारी रहूँगा और अगर वापस मुझे मौका मिलता है तो मैं हर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। मैं जिम्मेदारियों से पीछे हटने वाला आदमी नहीं हूँ। मुझे अगर मौका मिलता है, ऐसे सरगंटा रहता है, तो मैं जरूर सरपंच का दावेदार भी रहूँगा और जनता का हमेशा सेवा करता रहूँगा। इसमें कोई दो राय नहीं और मैं संकोच भी नहीं करूँगा कि मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी, मैं जरूर उसको निभाऊंगा और जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। अच्छा, मान लीजिए सीट रिजर्व नहीं मिली और ऐसा योग बन गया कि आप सरपंच नहीं बन सकते, तो आप जिस पार्टी में हैं, राजनीतिक पार्टी में, उसमें और आगे बढ़ेंगे? जीवाराम जी, पार्टी है, हमेशा हम पार्टी के साथ रहे, पार्टी हमारी माँ है और अगर मेरे को मौका मिलता है और उच्च अधिकारियों, उच्च हमारे जो नेताओं को ऐसा लगता है कि ये योग्य उम्मीदवार है, तो मैं उस जिम्मेदारी से भी पीछे नहीं हटूंगा और अगर पंचायत समिति, जिला परिषद जो भी टिकट मिलता है तो मजबूती से लड़ूंगा और जीत के उनकी हमेशा सेवा करता रहूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर मौका मिलता है मैं जरूर खड़ा हूँगा। अच्छा, मान लीजिए अगर आप सरपंच बन जाए तो सबसे पहली प्राथमिकता किन कार्यों को देंगे ग्राम पंचायत में? ग्राम पंचायत में सबसे पहले मैंने 3-4 काम गिनवाए, अगर मैं इस कार्यकाल में नहीं करवा पाऊंगा तो सबसे पहले वो काम मुझे करवाने हैं। उसके अलावा मुझे जैसा 5 साल का अनुभव रहा है और मैं सेवा करता रहूंगा, तो हर तरह से मैं इस जनता की और इस ग्राम पंचायत की सेवा करने में हमेशा तत्पर रहूंगा। जीवाराम जी, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इस 6 साल के कार्यकाल में मेरे को लगभग हर रोज कम से कम 250 कॉल आते हैं। आप भी आने के बाद देखते हैं, ऐसा कोई कॉल नहीं होगा जिसको मैंने मिस किया है। ऐसा कोई, अगर मैं कहीं स्नान भी कर रहा हूँ या कहीं ऑफिस में भी बैठा हूँ या कहीं अधिकारी के पास बैठा हूँ, मैं बात नहीं कर सकता तो उसको मैंने रिकॉल करके उसको वापस याद किया है। और 6 साल के कार्यकाल में मैं कभी गांव भी गया तो 1 रात से या 2 रात से ज़्यादा कभी गांव रहने की कोशिश नहीं की। मुझे बाहर से निमंत्रण भी आएगा, वहाँ हुआ मैं हमेशा अपनी जनता के बीच में रहा हूँ और सबको मालूम है और मैं यही रहकर काम करने की मेरी जो इच्छा है और जो मैं करता रहता हूँ वो हमेशा मैं करता रहूँगा। अच्छा सरपंच साहब, सरपंच पद में शिक्षा को लेकर ऊंच नीच होती रहती है। कभी एक सरकार आती है तो शिक्षा का दायरा ऊपर ले जाती है कि भाई सरपंच इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, दूसरी सरकार आती है तो उस दायरे को नीचे ले आती है। आपकी राय में क्या होना चाहिए? जीवाराम जी, शिक्षा को लेकर शिक्षित तो ज्यादा अच्छा ही रहता है जी। फिर भी जीवाराम, मेरा खुद का ये ओपिनियन रहेगा, शिक्षक से बेहतर समझदार आदमी और सरपंच पद के लिए समझदारी
और सबकी सेवा करने की जो उसकी भावना और साहसिक निर्णय लेने की भावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि साहसिक निर्णय अगर नहीं ले पाओगे तो आप ग्राम का विकास नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर जगह हर चीज में दो मत होते हैं और आपको उचित निर्णय लेना उसकी क्षमता होनी चाहिए, उसको क्रियान्वित करने की पूरी मंशा होनी चाहिए। तो वैसे तो मैं पढ़े लिखे आदमी के पक्ष में रहूंगा, फिर भी पढ़े लिखे से भी ज्यादा समझदार और जनता की सेवा करने वाला, उसके मन में मानवीय भावनाएं हो और साहसिक निर्णय जो लेगा उस सरपंच के लिए उचित और सही उम्मीदवार रहेगा। अच्छा सरपंच साहब, 5 साल तक आप सरपंच रहे, 1 साल का आपका प्रशासक का कार्यकाल हो गया और अभी 2-3 महीने और भी चुनाव में बाकी है। तो जनता ने जो आपको ये मौका दिया है, इसको लेकर आप अपने जनता को, संपूर्ण ग्राम पंचायत की जनता को क्या कहना चाहेंगे आपकी तरफ से? जीवाराम जी, मेरे पिताजी के जो शब्द थे, उनकी जो शिक्षा थी कि हर इंसान में ईश्वर का रूप देखना, मैं सबसे पहले उस देवतुल्य जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे 1 महीने पहले माला पहनाकर सरपंच के योग्य उम्मीदवार बनाया और मेरे तन मन के साथ रहकर लगभग 500 के आसपास वोटों से मुझे जिताया। तो मैं उस देवतुल्य जनता का धन्यवाद देना चाहूँगा और ये अपने अंतरात्मा से कहूँगा कि मैं जब तक मेरे जीवन में सांस है, मैं आपकी हमेशा सेवा करते रहूँगा और ये आपका साथी, आपका भाई और आपका छोटा बच्चा हमेशा आपके साथ रहेगा और आपके हर सुख दुख में आपके साथ रहेगा। और आने वाले इलेक्शन के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, आपको जो अच्छा लगे, अगर आपको योगेंद्र सिंह पे ज़्यादा भरोसा है तो आप, मैं हमेशा आपके लिए तैयार रहूँगा। और फिर भी अगर आपको नहीं लगे तो जो भी रहेगा उसके साथ मैं इस जनता के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा और इस सुख दुख में जब तक मेरे जीवन में प्राण है तब तक मैं इनकी सेवा करता रहूँगा। तो ये थे हमारे साथ जुपेलाव के सरपंच योगेंद्र सिंह कुंपावत, जिनसे आज हमने पंचायत की पंचायती कार्यक्रम के तहत राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर बहुत सारी बातचीत की। इन्होंने बड़ी सरल और सटीक तरीके से हर सवाल का जवाब भी दिया। ऐसे ही कार्यक्रमों को देखते रहने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्टार न्यूज़ आपकी बात। धन्यवाद।